हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल आर्कस एकेडमी पलामू पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 9वीं का मैथ्स का पूरा रिवीजन करने वाले हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, जिसमें मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी VVI क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आप लोग का है संख्या पत्ती। पहला चैप्टर अभी पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला चैप्टर क्या है मेरे प्यारे बच्चे? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बोले तो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। आप लोगों को मैं नंबर सिस्टम पढ़ाया था जब चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें आप लोगों को मैं नंबर सिस्टम पढ़ाया था। उसमें आपको मैं नंबर से रिलेटेड जो भी नंबर पढ़ना है इसमें आपको उसको बताया था, जैसे अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है, ठीक है, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो आप लोग बताएंगे कि बताइए परिमेय संख्या क्या होता है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे कि परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है। देखिए परिमेय संख्या सबसे पहले याद दिला देते हैं। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। दैट मीन्स परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? तो बोलेंगे आप लोग, बोलेंगे क्या बोलेंगे कि वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है जहां क्या बताए थे कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q कैसी संख्या होती है? P और Q एक पूर्णांक तथा कैसी संख्या होती है? सहअभाज्य संख्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। अर्थात सहअभाज्य संख्या बोले तो क्या बोलेंगे? अर्थात जिसका या जिसके बीच, या जिसके बीच नहीं, या जिसके, अर्थात जिसके कितने फैक्टर हो? अर्थात जिसके दो फैक्टर हो, जिसके दो फैक्टर हो, दो फैक्टर हो। ठीक है, मतलब परिमेय संख्या का डिफिनेशन आप लोगों को पता हो गया कि वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है। ठीक है, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, बट Q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और P और Q क्या होती है? P और Q एक पूर्णांक संख्या होती है तथा या सहअभाज्य संख्या होती है। अब बोलेंगे कि सर सहअभाज्य संख्या क्या होती है? तो आप लोग बताएंगे कि सर सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसके बीच या जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, जिनका HCF 1 होता है या जिनके बीच
का डिफरेंस 2 होता है, वैसी संख्या जिनका एचसीएफ 1 होता है या जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है उसे सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे सहअभाज्य संख्या के एग्जांपल बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, ठीक है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या के एग्जाम्पल फटाक से लिखेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्या क्या हो जाएगा। तो जिसके बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 का होता है, जैसे 3 और 5 इनके बीच का डिफरेंस 2 का है, और इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, जैसे इसी प्रकार लेंगे 5,7, ठीक है, ये भी क्या है, सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इनके बीच का गैप कितना का है, डिफरेंस 2 का है ना जी। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने के हैं, 2 का है, और 5 और 7 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 और 7 का भी एचसीएफ 1 आएगा। मतलब इसको अगर हम p बटा क्यू के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 5/3 या 3/5, ठीक है, 5/7 या 7/5। देखिए तो ये परिमेय संख्या है नहीं, है कि नहीं। जैसे देखिए इसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं, p बटा क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं, ठीक है, और q के जगह पे 0 नहीं है, और p और q मतलब सब देखिए तो पूर्णांक है ना जी, और क्या है, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, मतलब जैसे बोलेंगे 3 और 5 तो सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इनके बीच का एचसीएफ 1 है, ठीक है, और इनके बीच का अंतर 2 है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आप लोग बताएंगे तो निम्न में कौन परिमेय संख्या है। आप लोग सिलेक्टिव, आप लोगों को मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन लिखूंगा। जैसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन कौन परिमेय संख्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 2 - √5, 2 - √5। ऑप्शन बी है 2 √7, 2 √7/7 ऑप्शन सी है 1/√2, और ऑप्शन डी है 2π। तो बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताएंगे कि इसमें कौन सी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने का शर्त क्या है, तो बताइए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q पूर्णांक होनी चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्या p और q कैसी संख्या होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि उनके बीच का अंतर 2 होता है या उनका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंड, कोई प्रॉब्लम है तो बोलेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हल करेंगे इसको, तो देखेंगे। अब ए भी बताए थे, अब बताइए 2 - √5, 2 - √5 ये कैसी संख्या है, तो बताएंगे ये कैसी संख्या है। तो ये भी बताए थे कि रूट वाली संख्या है, रूट वाले संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है। रूट वाले संख्या अपरिमेय होती है, अपरिमेय होती है। रूट वाले संख्या कैसी संख्या होती है, अपरिमेय होती है। अब इसमें इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो √7 से √7 कैंसिल हो गया, तो क्या आया 2/7। अब देखिए 2/7 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल सर लिख सकते हैं। और दोनों देखिए तो 2 और 7 क्या है, 2 और 7 क्या है, पूर्णांक है ना, या सहअभाज्य संख्या है कि नहीं, देखिए, ठीक है। और क्या होगा, सहअभाज्य संख्या तो नहीं कर सकते हैं लेकिन पूर्णांक है, और ठीक है। और इसका एचसीएफ क्या होगा जी, 2 और 7 का एचसीएफ क्या होगा, का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, आएगा ना, ठीक है। तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी। अब देखिए रूट वाला संख्या है तो होगा नहीं, ये पाई है। अब बताया था कि पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमेय अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। अब बताइए
पूछ रहा है कि निम्नांकित में कौन अभाज्य संख्या है, बताइए। अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात वैसी संख्या जिनके केवल दो फैक्टर हो, वैसी संख्या जिनके केवल दो फैक्टर हो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे बोलेंगे, अगर एग्जांपल लें तो दो, दो क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या है? क्योंकि इनके दो फैक्टर होगा, एक और दो, क्योंकि दो केवल एक से कटेगा और दो से कटेगा। अब बोलेंगे तीन, तीन भी अभाज्य संख्या है क्योंकि ओनली फोर एक से कटेगा और तीन से कटेगा, ये अभाज्य है। अब बोलेंगे चार, चार कैसी संख्या है? चार एक से कटेगा, दो से कटेगा और चार से कटेगा। देखिए तो इसके दो फैक्टर है तो अभाज्य है, इसके दो फैक्टर है तो अभाज्य है, इसके तीन फैक्टर हो गया तो ये अभाज्य नहीं है। ठीक है। अब लेंगे एग्जांपल पांच, पांच कैसी संख्या है? तो बोलेंगे सर पांच को देखते हैं कितने फैक्टर होते हैं। एक से कटेगा, दो से तो नहीं कटेगा, तीन से भी नहीं कटेगा, चार से भी नहीं कटेगा और खुद पांच से कटेगा, मतलब इसके भी दो फैक्टर है। अब बोले थे कि जिनके दो फैक्टर होते हैं, जिनके दो फैक्टर होते हैं उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसका मतलब है कि पांच क्या है? अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम छह लेंगे तो छह कैसी संख्या है? इसका फैक्टर करेंगे, छह एक से कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, क्या चार से कटेगा? नहीं। पांच से कटेगा? नहीं, खुद छह से कटेगा। मतलब देखिए तो छह का फैक्टर जब हम किए इसके कितने फैक्टर हुए? एक, दो, तीन, चार फैक्टर हुआ, यानी यह अभाज्य नहीं है। तो पूछ रहा है कि कौन अभाज्य है? दो है, एक है, जीरो है, चार है। तो आप लोगों को मैं बताया था कि दो एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। जो क्या है? सम है। मतलब पूछेगा कि वैसी अभाज्य संख्या बताइए जो सम है, तो बताना है क्या? दो। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, बाकी जितने भी अभाज्य संख्या हैं वो सभी विषम होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए चलिए आगे आइए। आगे क्वेश्चन है कि बताइएगा, बताइएगा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या तीन और चार के बीच स्थित है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तीन और चार के बीच स्थित है? चार के बीच स्थित है। अब आप लोग इसको बनाइएगा, इसको देखते हैं कि कौन कौन बनाते हैं। कौन कौन परिमेय संख्या होगा जो तीन और चार के बीच स्थित है? ऑप्शन दे देते हैं। देखिए ऑप्शन दे रखा है तीन बटा दो, तीन बटा चार, तीन बटा दो, और ऑप्शन बी है तीन बटा चार, ऑप्शन सी है सात बटा दो, और ऑप्शन डी है चार बटा तीन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसको किस प्रकार हम लोग बना सकते हैं? कि मतलब पूछ रहा है कि तीन और चार के बीच कौन सी परिमेय संख्या आएगा। इसको बनाने का तरीका क्या है? तो सिंपल सा तरीका है। पहले देखेंगे, क्या देखेंगे कि तीन और चार के बीच कौन सी परिमेय संख्या स्थित है। यहाँ पे तीन है, यहाँ पे चार है। ठीक है। अब बताइए तीन बटा दो का मतलब जानते होंगे कि तीन का आधा डेढ़ होता है। तो क्या डेढ़, डेढ़ तीन और चार के बीच स्थित होगा? नहीं होगा। तो ऐसे भी ऑप्शन से हट गया। ठीक है। तीन बटा चार करेंगे। अब सिंपल सी समझिए, तीन को हम अगर हम चार से डिवाइड करेंगे, अगर छोटा नंबर को बड़ा नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू छोटा ही आता है, मतलब ए भी नहीं होगा। तीन बटा चार तीन और चार के बीच स्थित नहीं होगा। अब बोलेंगे सात बटा दो, सात बटा दो का मतलब है कि सात को दो से भाग देना। इसका मतलब है कि सात का आधा कितना होता है? तो सात का आधा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे? साढ़े तीन होता है। तो अब सिंपल से दिख रहा है कि तीन और चार के बीच कौन सा संख्या स्थित होगा? साढ़े तीन होगा। अब साढ़े तीन को क्या हम लिख सकते हैं? सात बटा दो लिख सकते हैं, सात बटा दो लिख सकते हैं। मतलब इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन डी में बोल रहा है कि चार बटा तीन। चार बटा तीन का मतलब है कि चार को तीन से डिवाइड करना। तो आप लोग चार को तीन से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तीन एकम तीन, चार में से तीन गया एक, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे जीरो, तीन तिया का नौ, फिर एक आएगा, फिर जीरो, तीन थ्री की नौ, मतलब 1.333। इसका मतलब कितना आएगा?
1.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मतलब ये भी क्या है, 3 और 4 के बीच नहीं है, 3 से छोटा ना है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन को डील करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन को डील करने के लिए पहले माइंड में, दिमाग में फॉर्मूलाज को सील करना होता है, तभी तो क्वेश्चन को डील कर पाइएगा। तो आराम से डील करना है इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए सब समझ में आ गया होगा, परिमेय संख्या निकालने आता होगा। अब बताइए वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या बताए थे कि जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक 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 संख्या बोले तो रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर। वास्तविक संख्या कैसी संख्या होती है, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। क्योंकि वास्तविक संख्या का डिफिनेशन बताया था आप लोगों को, वास्तविक संख्या जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर हम नंबर लाइन पे कोई भी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वह या तो वास्तविक संख्या है, वह या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अब हम बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलते हैं, जीरो है, जीरो के लेफ्ट साइड होता है माइनस और राइट साइड होता है प्लस। ठीक है, परिमेय संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो जैसे 1 2 3, ये क्या है, परिमेय है। ठीक है, इसको हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बोलेंगे कि सर अपरिमेय संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अपरिमेय संख्या जैसे हम लिए कि √2, तो √2 क्या होगा, √2 ऐसे है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे √2 का वैल्यू होता है 1.414, इसका मतलब है कि 1 और 2 के बीच स्थित होगा, यहाँ पे कहीं भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी आएगा √2। ठीक है, √3 का वैल्यू होता है 1.732, ये भी कहीं आएगा, इसके जस्ट इसके थोड़ा सा आगे आएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि बताइए दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो बताइए दो अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे क्या आएगा, तो कभी परिमेय आएगा और कभी अपरिमेय आएगा, कभी परिमेय आएगा और कभी अपरिमेय आएगा। जैसे दो अपरिमेय संख्या लेते हैं, जैसे हम सपोज दैट √2 लेते हैं, ठीक है, और √5 लेते हैं, दोनों अपरिमेय संख्या है, तो गुना करेंगे तो √10 आएगा। जो √10 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर हम इसी को ऐसे लिखते हैं, √8 गुना √2, तो क्या आएगा, 8 दूना 16 यानी √16, और 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4। अब 4 कैसी संख्या है, तो बोलेंगे सर 4 परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय है, क्योंकि इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 4 को हम ऐसे लिखेंगे 4/1। 4 क्या है, p का वैल्यू है, और 1 क्या है, q का वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब है कि दो अपरिमेय संख्या का गुना करेंगे तो उसका गुणनफल कभी परिमेय संख्या आती है, देखिए तो कभी परिमेय आया ना, और कभी अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है, ठीक है, आगे चलिए। आगे बताएंगे, आप बताइए दशमलव प्रसार बताइए। अब बताइए दशमलव प्रसार, 36/100 का दशमलव प्रसार, 36/100 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार 36/100 का दशमलव प्रसार कितना आएगा, दशमलव प्रसार है तो क्या होगा 36/100 का दशमलव प्रसार। तो क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, पहले 100 से हम 36 में भाग देते हैं, यही ना करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो भाग देंगे तो क्या होगा, पहले क्या होगा, जीरो बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा, तो जीरो उतारेंगे, 36 में से जीरो गया 36। ठीक है, अब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे जीरो आएगा, 360 कितना आएगा, 360।
ठीक है, तो क्या बढ़ जाएगा जी, 3 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 गुना 3 300, घटाएंगे तो आएगा 60। इस पॉइंट के बदले फिर 0, 100 से कितना बार गुना करेंगे तो 600 आएगा 6 बार, यानी आया यहाँ पे 600। कितना आया, 600 आया। इसका मतलब है कि 36/100 का दशमलव प्रसार करेंगे ना तो कितना आएगा, 0.36, 0.36। मतलब पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। मतलब बढ़ नहीं रहा है, यहीं तक रुका है, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को डील किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे। 1/11 क्वेश्चन है, 1/11 का दशमलव प्रसार बताइए, का दशमलव प्रसार। 1/11 का दशमलव प्रसार बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे, 1/11 का दशमलव प्रसार बताएंगे। चलिए बताइए क्या आएगा, शांत आएगा कि अनवसानी आवर्ती आएगा कि अनवसानी अनावर्ती आएगा या नॉन ऑफ दीज आएगा। तो बताइए सबसे पहला काम क्या करना होता है, कुछ नहीं, डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। यानी 11 से 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पहले 0 बार देंगे क्योंकि 11 से 1 छोटा है, तो 0 1, फिर नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे 10। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, फिर 0 बार देंगे क्योंकि नहीं जा रहा है तो 10 उतरेगा। फिर क्या होगा, कितना बार लिखेंगे, 11 एकम 11। ठीक है, यहाँ पॉइंट के बदले 0 बैठा देंगे। 11 एकम सॉरी 11 एकम 11 नहीं, 11 नवा 11 नवा कितना आएगा, 11 नवा 1 नहीं होगा यहाँ पे। जैसे 11 से 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.0, यहाँ पे 100 हो जाएगा। कितना होगा, 100, यानी 11 नवा 99, फिर 1। ठीक है, यहाँ पे 9 होगा, फिर पॉइंट के बदले ऐसे 0। ठीक है, फिर 11 9 99, मतलब 090909 ऐसे आते रहेगा। इसका मतलब ये कभी कटने वाला नहीं है। मतलब इसका दशमलव प्रसार करेंगे ना तो कितना आएगा, 0.090909090909। इसका मतलब है कि कभी रुकेगा नहीं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 0.09 के ऊपर बार, यानी क्या है कि कभी रुकेगा नहीं। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा। शांत नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार होगा अनवसानी आवर्ती, आवर्ती, अनवसानी आवर्ती होगा। क्या होगा, अनवसानी आवर्ती होगा, अनवसानी आवर्ती होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बताइएगा। क्वेश्चन है आगे बताइए। अगर क्वेश्चन आएगा कि क्या आएगा कि 0.3 के ऊपर रेकडिंग है, क्वेश्चन है 0.3 के ऊपर रेकडिंग है यानी बार है, इसका मान क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, आप लोग बेसिक से पढ़े होंगे कि इसको हल करने के लिए क्या करते थे, पहले मान लेते थे कि x बराबर क्या है, 0.3 के ऊपर बार को 3 3 3 3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस समीकरण आपका फर्स्ट हो जाता था। क्या हो जाता था, समीकरण फर्स्ट हो जाता था। अब यहाँ पे इसको p/q के रूप में लिखना है ना, तो देखते हैं कि कितने अंक के बाद दशमलव है। 1 अंक के बाद दशमलव है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 10 से गुना करेंगे। 1 अंक के बाद दशमलव रहता था तो 10 से गुना करते थे, 2 अंक के बाद दशमलव रहता था तो 100 से गुना करते थे, 3 अंक के बाद दशमलव रहता था तो 1000 से गुना करते थे। तो 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना 1 10x होगा,
अब यहाँ पे 10 से गुना करेंगे ना तो ये आ जाएगा 3.333 ऐसे आएगा। ठीक है, अब देखिए हो गया समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक है, ठीक है। अब क्या करते थे, समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते थे, मतलब सेकेंड में से फर्स्ट को घटाते थे। तो घटाएंगे तो क्या होगा, 10x में से एगो x ही घटेगा। ठीक है, बराबर 3.333 रेकरिंग है, डॉट डॉट है में से 0.333 ऐसे घटेगा तो क्या होगा, 10x में से एगो x घटेगा तो 9x बचेगा, बचेगा कि नहीं। अब बराबर इसको घटाएंगे तो क्या होगा, घटाइए तो क्या होगा, ये सब खत्म हो जाएगा, पॉइंट के बाद इधर 3 3 है नहीं, कट जाएगा, 3 में से 0 घटेगा तो 3 बचेगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 3/9, 3/9 काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1/3। x का वैल्यू कितना आएगा, 1/3। x किसको माने थे, 0.3 के ऊपर बार को x माने थे, मतलब इसका वैल्यू कितना आया, 1/3 आया। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। अगर देखिए ये तो हो गया बेसिक, ये क्या हो गया, बेसिक। अगर शॉर्ट में आपको समझना है 0.3 के ऊपर बार का वैल्यू कितना आएगा, तो सिंपल है, किसके ऊपर बार है, 3 के ऊपर, तो 3 लिख देंगे, बटा में कितने अंक के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9 लिखेंगे, ये हो गया आंसर। इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3 आएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से बनेंगे। अगर ऐसे रहेगा 0.6 के ऊपर बार, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, कितने अंक के ऊपर बार है, 1 अंक, तो एक जो जिसके ऊपर बार है उसको लिखेंगे 6, अब जिसके ऊपर बार है उसके बदले 9 लिखेंगे तो नीचे 9 लिखेंगे, इसको काटेंगे, 3 दूना 6, 3 3 9, यानी इसका आंसर होगा 2/3, 2/3। यही क्वेश्चन पूछा था, 0.6 के ऊपर बार का मान क्या होगा, तो होगा 2/3, क्या होगा, 2/3। अब नहीं तो आप बेसिक से भी बना सकते हैं, वही समीकरण मान के 0.6 के ऊपर बार को p/q के रूप में लिखें तो क्या आएगा, वही बताए थे, इसको x मान लीजिए, x बराबर 0.66666 डॉट डॉट डॉट। अब एक अंक के बाद दशमलव है तो 10 से गुना करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर 10 से इसमें गुना करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे खसक जाएगा, यानी 6.666 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब क्या करते थे, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते थे, समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट करेंगे तो क्या होगा, 10x में से एगो x घटेगा तो 9x बराबर, इसमें से घटेगा तो इस सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 6 में से 0 गया तो 6, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा, 6/9 नीचे आएगा। अब इसको काटेंगे, 3 से, 3 दूना 6, 3 3 9, यानी x इज इक्वल टू आया 2/3। देखिए तो शॉर्ट में भी बताया था, क्या आया था, 2/3 आया था। ठीक है, इसको इस तरह से बना सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। अब है हर का परिमेयकरण करना। अच्छा, कोई ऐसे पूछेगा, इसको बताइए 0.47, अब केवल 7 के ऊपर बार है तो इसका वैल्यू क्या होगा, केवल 7 के ऊपर बार है तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.477777 डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए क्या करना है, इसमें कितने अंक के बाद पॉइंट है, तो बोलेंगे 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसमें कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो 100x होगा। अब इसमें 100 से गुना करेंगे तो कहाँ आ जाएगा पॉइंट जी, इसमें 100 से गुना करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी हो जाएगा 47.7777 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 100x में से एगो x घटेगा तो 99x होगा, बराबर इसमें से इसको माइनस करेंगे ना तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, देखिए 47.777। अब इसके बाद है 0.477, घटाएंगे 0 0, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 0 गया 7, यानी 47.3 आएगा, 47.3 आएगा, लिखेंगे 47.3, इतना आया। ठीक है, अब x बराबर क्या होगा, इतना आएगा 0.3/99। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, यानी 990 आएगा, 990 आएगा। गलत है यहाँ पे, ठीक है, गलत है, गलत इसलिए है
कि यहाँ पे देखिए मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 0.47 के ऊपर बार है, तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको x माने थे, x माने थे, तो x बराबर क्या होगा, 0.47 के ऊपर बार है, ठीक है, ये x हो गया। बार का मतलब क्या हो गया कि 0.4777 ये आते रहेगा, इसको फर्स्ट मानेंगे। अब कितने अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट है, तो दो यानी 100 से गुना करेंगे तो 100x बराबर क्या होगा, इसमें 100 से गुना करना है, तो 100 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी हो जाएगा 47.77। ये हो गया समीकरण सेकेंड। इसको घटाएंगे तो 47.77 में से 0.47, ठीक है, इसे माइनस करेंगे तो 0, 7 में से 4 गया 3, ठीक है। अब देखिए 7 में से 0 गया 7, ठीक है, मिस्टेक हो रहा है क्या, इतना आ जा रहा है, ये तो गड़बड़ आ रहा है। अगर इसको हम ट्रिक से बनाते हैं, ट्रिक आपको क्या बताए थे, ट्रिक बताए थे कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इसको p बटा क्यू के फॉर्म में लिखना है ना। देखिए 47 है तो 47 लिखेंगे, ठीक है, किसके ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार नहीं रहता है ना उसको माइनस किया करना होता है, तो 4 को माइनस करेंगे, बटा में जितने के ऊपर बार है ना, जितने के ऊपर बार है ना उसका 9 लिखेंगे, तो एक अंक के ऊपर बार है तो उसका 9 लिखेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले 0 लिखेंगे। तो शॉर्ट में तो इसका आंसर ये आना चाहिए, 47 में से 4 गया 43 आएगा, बटा 90 आना चाहिए, तो इसका आंसर होगा 43 बटा 90, जो कि आंसर भी दिया हुआ है 43 बटा 90 दिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर कितना है, 43 बटा 90 दिया हुआ है। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा 0.001 तीनों के ऊपर बार है, तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान सिंपल है, क्या है, 1 लिखेंगे। अब बताइए 1 लिखेंगे, कितने के ऊपर बार है, 3 गो अंक के ऊपर बार है, तो इसके बदले 3 गुना 9 लिख देंगे, तो इसका आंसर होगा 1/999, सिंपल है, ट्रिक से, ठीक है। अब कोई पूछेगा 0.25 ऐसे है, केवल 5 के ऊपर रेकरिंग है, इसका मान बताइए, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 25, क्या लिखेंगे 25, किसके ऊपर बार नहीं है, तो 2 के ऊपर बार नहीं है, तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब कितने कितने संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो 1 9 लिखेंगे। अब कितने संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो 1 के ऊपर बार नहीं है, तो उसके बदले 0 लिखेंगे, ठीक है। तो 25 में से 2 गया 23 बटा 90, तो इसको p बटा क्यू के रूप में क्या लिखेंगे, 23 बटा 90 लिखेंगे। तो इस तरह से बना सकते हैं, उसमें कहीं मिस्टेक हो रहा होगा, आप लोग देख के बताइएगा कैसे बनता है, इसको बनाइएगा। अब देखिए हर का परिमीकरण करना है, हर का परिमीकरण करने आता होगा आप लोगों को। जैसे देखिए 1/√7 माइनस √6 क्वेश्चन है कि हर का परिमीकरण परिमीकरण कीजिए, हर का परिमीकरण कीजिए कैसे हर का परिमीकरण करते हैं, तो हर का परिमीकरण करने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ है ना उसको लिख लेते हैं, 1/√7 माइनस √6, ठीक है। अब क्या करेंगे, हर को चिन्ह परिवर्तन करके ऊपर नीचे गुना करते हैं, तो चिन्ह परिवर्तन करेंगे, √7 प्लस √6, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, बटा √7 प्लस √6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे, √7 प्लस √6 बटा, ये देखिए ये क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर बराबर √7 प्लस √6 बटा √7 का स्क्वायर 7 होता है माइनस √6 का स्क्वायर 6 होता है, तो क्या होगा √7 प्लस √6 बटा में 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, √7 प्लस √6, ठीक है। चलिए इस सब क्वेश्चन आप लोग बना लेते होंगे।
चलिए आगे बताइए, बहुपद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुपद से क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक चर में बहुपद है। तो एक चर में बहुपद आप लोग को पता होगा, जिसमें एक चर होगा, ठीक है, वो एक चर में बहुपद होगा। जैसे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, बताइए। दूसरा है 2x² प्लस 3x+4। तीसरा है 2x प्लस 3y+5। और चौथा ऑप्शन है 3। बताइए इनमें कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद कौन है बताइए, कौन एक चर में बहुपद है। तो देखेंगे कि कौन से व्यंजक में एक चर है, तो इसमें दो चर है, तो एक चर में बहुपद नहीं होगा, तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखिए एक चर है, तो एक चर में बहुपद यही होगा। इसमें देखिए दो चर है, तो इसमें एक चर में बहुपद नहीं होगा। इसमें तो चर है ही नहीं, तो नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। आगे बताइए, निम्न में कौन बहुपद है, निम्न में कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, बताइए। बहुपद पहचानने का तरीका बताए थे, बताएंगे, आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए है 2x² प्लस 3x⁻⁻1 प्लस 4। ऑप्शन बी है 2x² प्लस 3x प्लस 4/x। ऑप्शन सी है 2x⁵ प्लस 3x⁴ प्लस 4x प्लस 3। और ऑप्शन डी है 32x² प्लस 3x प्लस 4√x। बताइए इसमें कौन से ऑप्शन बहुपद है। तो आप लोग को पता होगा, बताइए इसका आंसर कि बहुपद क्या होता है। कि बहुपद होने के लिए जो उसमें चर होते हैं, तो चर का घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चर का घात यानी पावर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसमें देखिए तो चर कहाँ कहाँ है, यहाँ पे चर है, पूर्ण संख्या है, यहाँ पे चर है, इसका घात पूर्ण संख्या है क्या, -1 पूर्ण संख्या है, नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए चर, चर का घात पूर्ण संख्या है, चर का घात पूर्ण संख्या है, यहाँ पे देखिए चर का घात पूर्ण संख्या है। देखिए इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2x² प्लस 3x 4 × x⁻⁻1। क्या देखिए इसमें चर का घात पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा बहुपद। इसमें देखिए चर का घात पूर्ण संख्या है, चर का घात पूर्ण संख्या है, चर का घात पूर्ण संख्या है, मतलब ये क्या है, बहुपद है। इसमें देखिए चर का घात यहाँ तो पूर्ण संख्या है, यहाँ तो पूर्ण संख्या है, बट यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 32x² प्लस 3x प्लस 4√x को 4x⁻1/2 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये भी पता होगा आप लोग को, एक पदी बहुपद, द्विपदी और त्रिपदी। जिसमें एक पद होगा तो एक पदी कहलाता है, जिसमें दो पद होता है द्विपदी कहलाता है, जिसमें तीन गो पद होता है वो त्रिपदी कहलाता है, ठीक है। इसे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को बता दिए हैं। और रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक पता होगा, जिसका घात चर का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसमें चर का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसमें चर का घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। अब बताइए क्वेश्चन है बहुपद, बहुपद, बहुपद 5x³ प्लस 4x² 4x² प्लस 7x का घात है, प्लस 7x का घात है। बताइए इसका घात क्या होगा, घात क्या होगा। तो बताएंगे आंसर, कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, इसमें बहुपद का घात क्या होगा। तो देखते हैं कि चर का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, चर का मैक्सिमम पावर कहाँ है, चर का मैक्सिमम पावर कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए चर यहाँ पे है, इसका मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यानी चर का मैक्सिमम पावर 3 है, इसीलिए बहुपद का घात कितना होगा, बहुपद का घात 3 होगा।
घात इज इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि चर का अधिकतम घात कितना है? 3 है। यानी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है, बस मैक्सिमम पावर देखना होता है। चलिए आगे बताइए। बहुत ही आसान है, इस सब क्वेश्चन आपको बताए हैं, बहुत ही आसान है। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं आपको शेषफल निकालने के लिए। बताइए, क्वेश्चन है कि पी एक्स बराबर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 के शून्यक है। इसका शून्यक क्या होगा बताइए? इसका शून्यक क्या होगा? इसका शून्यक निकालने के लिए कोई भी बहुपद है ना, उसका शून्यक निकालने के लिए क्या बताए थे कि बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं। यानी शून्यक के लिए क्या करते हैं? px को 0 के बराबर करते हैं। px मतलब क्या होता है? बहुपद। तो बहुपद क्या है? 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या होगा? -1। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा? -1/2। यही इसका क्या है? शून्यक है। क्या है? शून्यक है। मतलब समझ में आया कि शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं? बहुपद को यानी 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछता है। आगे बताइएगा। क्वेश्चन है कि x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। देने पर शेषफल प्राप्त होगा। बताइए, इसको हम जो व्यंजक दिया हुआ है इसको x प्लस 1 से भाग देंगे तो कितना शेषफल प्राप्त होगा? तो कैसे बनाएंगे? आपको भाग देने आता होगा तो इसको सिंपल सोचना है ना, कुछ नहीं सोचना है। क्या सोचना है? x प्लस 1 से भाग देना है ना, जिससे भाग देना होता है उसको 0 के बराबर करते हैं। क्या करते हैं? 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया? -1। कितना आया? -1 आया। अब जो व्यंजक दिया हुआ होता है उसमें x का वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे तो -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। अब इसको हल कीजिए। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 को 3 बार गुना करेंगे तो -1 होगा। तो लिखेंगे -1 प्लस, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3। ठीक है, प्लस गुना माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे 3 प्लस 1 है तो +1। अब यहाँ पे देखिए क्या है? कटेगा +3 -3 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आया? 0। क्या आया? 0। मतलब इसका शेषफल कितना होगा जी? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, ये तो पहला तरीका हो गया। ठीक है, मतलब जिससे भाग देना होता है, मतलब भाजक को यानी डिविजर को 0 के बराबर करते हैं। वहां से x का वैल्यू जो आता है उसे व्यंजक में यानी बहुपद में पुट करते हैं। वहां से जो भी मान आता है वह उसका शेषफल कहलाता है। ये पहला तरीका है। नहीं तो दूसरा तरीका हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि x प्लस 1 से क्या करेंगे ना, x प्लस 1 से व्यंजक जो दिया हुआ है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो भाग देने आता होगा आप लोगों को। मैं जब बहुपद पढ़ा रहा था तो भाग देने के लिए बड़ा विधिवत रूप से बताया था।
अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर बहुपद को देख सकते हैं। 1 घंटे का वीडियो है, ठीक है। अभी फिलहाल में भाग देने के लिए मैं नहीं बताता हूँ, आगे चलते हैं। ऐसे भाग दे सकते हैं, एक्स से एक्स क्यू भाग देने के लिए एक्स स्क्वायर भर देंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्यू होगा, ठीक है। प्लस गुना प्लस प्लस, एक को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन करते हैं, क्या करते हैं, चिन्ह परिवर्तन करते हैं। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो 2x स्क्वायर, प्लस ऊपर वाला उतार देंगे 3x प्लस 1, ठीक है। फिर अब x प्लस 1 से इसमें भाग देंगे, तो x से पहले 2x स्क्वायर में भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 2x स्क्वायर में x से भाग देना है तो एक x कट जाएगा तो कितना बार बचेगा, 2x बचेगा, यानी 2x बढ़ जाएगा, कितना बार, 2x बार। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x गुना x 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू प्लस, तो प्लस 1 गुना 2x तो 2x, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन, माइनस माइनस कट गया, 3x में से 2x घटेगा तो क्या बचेगा, x प्लस 1 है तो प्लस 1। अब सिंपल देखिए, x प्लस 1 से x प्लस 1 में भाग देना है, कितना बार देंगे, एक बार, कितना बार, एक बार, तो क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 1 आएगा। फिर चिन्ह परिवर्तन, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट जाएगा, शेषफल कितना आएगा, 0, कितना आएगा, 0 आएगा। ये क्या आया, शेष आया, 0 यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग होमवर्क में क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए होमवर्क में, बनाकर आप लोग कमेंट करेंगे कि दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को भाग देना है 5 माइनस 2x से, 5 माइनस 2x से भाग देकर शेषफल निकालना है। क्या निकालना है, शेषफल यानी रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। दोनों मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले इसको 0 के बराबर करके वहां से x का वैल्यू व्यंजक में पुट करेंगे, उस तरीका से बनाएंगे। और दूसरा भाग देकर भी बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर दोनों मेथड से, दोनों विधि से आंसर सेम आया है। ये पहला क्वेश्चन होमवर्क हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, x प्लस 1 से एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस 1 को भाग देकर शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बनाकर आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए भी बताए थे आप लोग को। जैसे क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करने पर कितना आएगा, तो गुणनखंड करने का तरीका क्या बताए थे कि लास्ट वाला को गुना करते हैं। तो 6x स्क्वायर को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा जी, 6x स्क्वायर को 5 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30x स्क्वायर आएगा। मतलब 30x स्क्वायर का फैक्टर करना है, देखना है कि गुना करने पर आना चाहिए 30x स्क्वायर और जोड़ने पर आना चाहिए 17x। तो कैसे करेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे तो 15 बार, ठीक है। तो यहीं से तो आ गया आंसर जी। 2 को 15 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30x स्क्वायर आएगा, और 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, जो कि यहाँ पे 17 लाना है। क्या लिखेंगे इसको, 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। अब इतना लिख दिए। अब देखिए 15x को 2x से गुना करेंगे तो 15 दूना 30, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, मेरे को लाना था 15x स्क्वायर, ठीक है। सॉरी 15 दूना 30x स्क्वायर आया ना जी, 30x स्क्वायर आ गया। अब इसको जोड़ेंगे 15x और 2x को जोड़ेंगे तो 15 और 2 17x आ गया। अब यहाँ से क्या बताए थे कि कॉमन लेना होता है, दोनों में x है तो x ले लिए, 6 और 15 में क्या कॉमन है, तो 3 दोनों में है तो 3 को कॉमन लीजिए, तो 3x कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचेगा, 3 दूना 6x यानी 2x बचेगा, प्लस 3 बचे 15 यानी 5 बचेगा, ठीक है। अब देखिए प्लस 2x प्लस 5 में क्या कॉमन दिख रहा है,
2x प्लस 5 में क्या कॉमन दिख रहा है? कुछ नहीं, तो एक कॉमन लेंगे, एक को यहाँ पे कॉमन ले लिया तो क्या बचा इसमें से 2x, और यहाँ क्या बचा प्लस 5। ठीक है, अब हो गया, कुछ नहीं करना है। 2x प्लस 5 यहाँ भी है और 2x प्लस 5 यहाँ भी है, दोनों को फिर से कॉमन लेंगे 2x प्लस 5। ठीक है, अब इसमें से क्या बचा 3x, और यहाँ से क्या बचा प्लस 1, 3x प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनाकर आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन दे देते हैं, उसका आंसर बनाकर आप लोग कमेंट करेंगे। क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो होमवर्क नंबर 1 लिखिए। होमवर्क नंबर 1 लिखिए, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड करना है। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 का गुणनखंड करना है। तीसरा क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का गुणनखंड करना है। चौथा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का गुणनखंड करना है। और पांचवा क्वेश्चन है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड करना है। और छठा क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 का गुणनखंड करना है। एक और लास्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड करना है। ठीक है, इतना होमवर्क में दे रहे हैं। अब आप लोग बताइए कि इसको, इसमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे? ठीक है, बताइए। तो देखिए, अपने मन से मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। देखिए, एक माइनस वाला मैं बता देता हूँ, कोई बता देंगे। अगर हम माइनस वाला बताना चाहिए, जैसे मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 है। ठीक है, इसका गुणनखंड करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सोचेंगे कि गुना करने पर हमें लाना है एक्स स्क्वायर इंटू 14, तो 14x स्क्वायर गुना करने पर लाना है, और जोड़ने या घटाने पर माइनस 9x लाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सोचेंगे कैसे। 7 दूना 14, 7 और 2 9, तो आ गया। कैसे आया? इस तरह से आया कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए, माइनस 7x और माइनस 2x को गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 दूना 14 होगा, और x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत है? तो बोलेंगे नहीं सर। अब इसको जोड़ेंगे तो माइनस 7x और माइनस 2x कितना होगा? माइनस 9x होगा। मतलब इस व्यंजक को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से कॉमन लेना होता है, तो एक्स स्क्वायर और 7x में क्या कॉमन है? x कॉमन है। यहाँ से एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिए तो x बचा, माइनस 7x में से x को बाहर निकालिए तो 7 बचा। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? x तो दोनों में है नहीं, तो x तो बाहर नहीं निकल सकता है, तो क्या निकलेगा 2, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचा x। अब यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस 7, प्लस 7 नहीं माइनस 7, क्या बचेगा? माइनस 7 बचेगा, माइनस 7 बचेगा। कैसे माइनस 7 बचेगा? तो देखिए इस तरह से माइनस 7 बचेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस गुना प्लस, सॉरी माइनस गुना प्लस तो माइनस 2x आया, माइनस गुना माइनस प्लस तो प्लस 2 7 14 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर से कॉमन लेंगे, x माइनस 7 और x माइनस 7 है, तो फिर x माइनस 7 को बाहर निकालेंगे, इसमें से बचा x और इसमें बचा माइनस 2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे समाप्त होता है। एक और क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और है, आपको देते हैं। बाकी जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बनाकर आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, बताइए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100 का गुणनखंड है, का गुणनखंड है, का गुणनखंड है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100 का गुणनखंड है। कैसे गुणनखंड करेंगे? तो इस तरह से गुणनखंड करेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, वाई बटा 10 का होल स्क्वायर। किसी का कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई? तो बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब आप लोग का फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब एक्स के जगह पे
ए की जगह पे एक्स ले लिए, बी की जगह पे वाई ले लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होगा। ठीक है, यही फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, मतलब इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी यानी ए माइनस वाई बटा 10 इंटू ए प्लस बी यानी ए माइनस सॉरी ए प्लस वाई बटा 10, यही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला बताएंगे आप लोग कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और एक्स प्लस वाई का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है और एक्स माइनस वाई के होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग जल्दी जैसे कमेंट करेंगे, अब बोलेंगे कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे सर एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी यानी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बताइए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल है, इसको भी उस तरह से आप लोग बना सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी यानी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर होता है। ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, इतना ख्याल रखना है। अब ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो कुछ इस प्रकार से आएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस इसको गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई आएगा, 3x स्क्वायर वाई प्लस इसको गुना करेंगे इसके साथ तो 3x इंटू क्या होगा 3x वाई इंटू वाई, 3x वाई स्क्वायर, 3x वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसको इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए तो बहुपद भी समाप्त हो गया। अब आप लोग को मैं पढ़ाता हूं निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ाता हूं, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में बताइए एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं। तो आपको सिंपल में समझाता हूं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं एक्स डैश, इसको क्या बोलते हैं वाई अक्ष, क्या बोलते हैं वाई अक्ष, इसको क्या बोलते हैं वाई डैश, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है मूल बिंदु, ठीक है। अब बताइए एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे मूल बिंदु, क्या बोलेंगे मूल बिंदु, तो पहला का आंसर मूल बिंदु हो गया। अब बताइए इसका बताए थे आप लोग का हिंदी में क्या बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं भुज, और वाई अक्ष को हिंदी में क्या बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं कोटि। तो इससे भी क्वेश्चन पूछेगा एक्स अक्ष को क्या बोला जाता है भुज, वाई अक्ष को क्या बोला जाता है कोटि। अब ये भी बताए थे आप लोग को कि एक्स अक्ष पर जितने भी वैल्यू लिखे जाते हैं दाहिना तरफ प्लस लिखे जाते हैं, मतलब इधर प्लस लिखेंगे +1 +2 +3 +4, कोई दिक्कत। इधर क्या लिखते हैं माइनस वाला वैल्यू लिखते हैं -1 -2 -3 और -4, ठीक है। इधर वाई अक्ष पर ऊपर में क्या लिखा जाता है प्लस वाला +1 +2 +3 +4 और +5, ठीक है। नीचे क्या -1 -2 -3 और -4, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन बताएंगे एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक डैश के रूप में होते हैं। बताइए आपको बताए थे एक्स अक्ष पर
कोई भी बिंदु किस रूप में होता है, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु है वो किस रूप में होता है, तो वह होता है x, 0 के रूप में। किस रूप में होता है, x, 0 के रूप में होता है। कोई भी बिंदु x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक डैश के रूप में होते हैं, तो किस रूप में होते हैं, x, 0 के रूप में होते हैं। मतलब x अक्ष पर पूछेगा तो y वाला 0 होता है, x अक्ष पर पूछेगा तो y वाला 0, और y अक्ष पर पूछेगा तो x वाला 0 होता है, मतलब 0, y। ठीक है, y अक्ष पर पूछेगा तो 0, y बताएंगे, और x अक्ष पर पूछेगा तो x, 0 बताएंगे, क्योंकि x पर वाला x रहता है लेकिन y 0 हो जाता है, बट y अक्ष पर पूछेगा तो y तो रहता ही रहता है, x 0 हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इधर बता दिए, इधर खत्म हो गया। पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक, क्या पूछेगा, मूल बिंदु का निर्देशांक बताइए, मूल बिंदु का निर्देशांक फटाक से कमेंट करेंगे और बताएंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0, 0, 0, होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। ठीक है, अगर हम कोई पॉइंट ले लिए, पॉइंट कोई बिंदु ले लिए 5, -4 और 2, 3, ठीक है, -3, -2, ठीक है, और माइनस, ठीक है, या +2, -3, बताइए। अब इसको एक और बताए थे, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक और चीज बताया था आप लोग को, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब एक्स वाला भी पॉजिटिव होगा, वाई वाला भी पॉजिटिव होगा, मतलब इसको प्लस प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, एक्स वाला नेगेटिव होता है और वाई वाला पॉजिटिव होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है तो माइनस लिखेंगे, वाई का वैल्यू पॉजिटिव है तो प्लस लिखेंगे, मतलब इसको कोऑर्डिनेट माइनस प्लस के रूप में लिखा जाता है। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों माइनस होता है, एक्स का वैल्यू भी माइनस लिखेंगे और वाई का वैल्यू भी माइनस लिखेंगे, मतलब इस तरह से लिखेंगे माइनस, माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स वाला वैल्यू प्लस लिखा जाता है बट वाई वाला वैल्यू माइनस लिखा जाता है, तो प्लस, माइनस होता है। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि मेरे पास पॉइंट दिया हुआ है, क्या पॉइंट है कि 5, -4 किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में होगा, तो 5, -4 का मतलब है प्लस, माइनस। अब ध्यान देंगे, प्लस, माइनस कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए प्लस, माइनस किस चतुर्थांश में आ रहा है, चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों पॉजिटिव है, यानी प्लस, प्लस है, तो प्लस, प्लस किस में आता है, फर्स्ट वाला में आता है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट। अब देखिए दोनों माइनस है, माइनस, माइनस किस में आता है, थर्ड वाला में आता है, तो इसका आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसमें देखिए प्लस, माइनस है, अब प्लस, माइनस किस में आता है, फिर से आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब देखिए माइनस, प्लस रहेगा, -3, +2 रहेगा ना, माइनस, प्लस, तो माइनस, प्लस किस में रहता है, सेकेंड में, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बताइए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है। ओहो, चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 है दो चर वाला रैखिक समीकरण। चैप्टर नंबर 4 है चैप्टर 4 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। आप लोगों को बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है या व्यापक रूप, व्यापक रूप बोले या मानक रूप बोले, मानक रूप, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसको इस तरह से लिखा जाता है, x + by + c,
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो होता है। अगर दो इक्वेशन दिया रहता है ना तो उसको इस तरह से लिखा जाता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, आपको बताया थे कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है दो चर वाला, इस तरह से इसमें आपको बताए थे कि a1 b1 c1 या a1 y1 c1 a2 y2 c2 का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें ए बी सी का मान आपको पता होगा कि ए बी सी का मान कैसे निकाला जाता है। तो पहले वाला ये है, बी है, सी है, पहले वाला ये है, बी है और सी है। इसमें ए का वैल्यू 3 है, इसमें बी का वैल्यू 2 है, इसमें सी का वैल्यू क्या है 5 है। इसमें ए का वैल्यू क्या है, ए बराबर कितना है 5 है, बी बराबर कितना है -3 है और सी बराबर कितना है -7 है। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर आगे बताए थे आप लोग को, हाल ही फिलहाल में आज ही कल बताए हैं कि क्या बताए थे कि कोई पॉइंट दिया हुआ होता है। जैसे पॉइंट है मेरे पास 2,0, बिंदु है मेरे पास 2,0। ठीक है, 2,0 है। ठीक है, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर के, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर के, 2x प्लस 3y बराबर के है का एक हल है, का एक हल है, का एक हल है, का एक हल है। तो के का मान है, तो के का मान है, तो के का मान क्या होगा। अब जब इसका हल है ना मेरे प्यारे बच्चे, हल है तो क्या करेगा, इस समीकरण में x और y का मान रखेंगे तो समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब पहले वाला x का वैल्यू है, बाद वाला y का वैल्यू है। इसमें रखेंगे 2x प्लस 3y बराबर k है। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, बराबर के बराबर होगा। तो 2 दूना 4 प्लस 3 गुना 0, 3 गुना 0 मतलब 0, 3 गुना 0 मतलब 0, 0 बराबर के। यहाँ से मेरे पास के बराबर कितना आया 4, के बराबर 4 आया। इस तरह से बनाते हैं, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है एक्स अक्ष का समीकरण है। तभी बताया था कि एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है और y अक्ष का समीकरण, इसको याद रखना है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण इज इक्वल टू y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, समीकरण x इज इक्वल टू 0 होता है। इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा कि x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। ठीक है, अब पूछेगा, इसको घुमा के पूछेगा, x बराबर 0 है, x बराबर 0 है, x बराबर 0 है तो किस अक्ष का समीकरण है। तो बोलेंगे आप y अक्ष का समीकरण है। किस अक्ष का समीकरण है, y अक्ष का समीकरण है। ठीक है, अब बोलेगा कि y बराबर 0 है, y बराबर 0 है तो किस अक्ष का समीकरण है। तो बोलेंगे x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण है। ठीक है, क्वेश्चन है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितने होते हैं। तो बताए थे कि दो चर वाला कोई रैखिक समीकरण है, जैसे 3x है प्लस 5y है प्लस 7 है बराबर 0 है, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3x प्लस 5y माइनस 7। ठीक है, बराबर बराबर -7, बराबर -7। इसको कितने हल होंगे तो बताए थे कि अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, इसमें कुछ नहीं है आगे, इसमें आप लोग को बता दिए थे।
आलेख खींचने के लिए बताया थे, आज कल बताए हैं, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। लाइन्स एंड एंगल्स में क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20 डिग्री का पूरा कोण बताइए। बताइए 20 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? 20 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? पूरा कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योगफल क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है, तो उसे पूरा कोण कहा जाता है। तो 20 डिग्री का पूरक पूछ रहा है, 20 डिग्री का पूरक, 20 डिग्री का पूरक कोण क्या है, कितना डिग्री होगा? तो इसको पूरक कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 में से 20 को माइनस कर देंगे, यानी 70 डिग्री होगा। मतलब 90 पुराने के लिए 20 में क्या जोड़ना पड़ेगा? तो 70 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, यानी 20 डिग्री का पूरक कोण होगा 70 डिग्री। उसी प्रकार 40 डिग्री का पूरक कोण बताइए, 40 डिग्री का पूरक कोण, तो 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 में से 40 को माइनस करेंगे, तो 90 में से 40 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री, मतलब 40 में कितना जोड़े कि पूरक बन जाएगा, तो 50 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बताइए। होमवर्क में क्वेश्चन लिखिए, इसको बना के कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन है कि 54 डिग्री, 55 डिग्री और 60 डिग्री, 54 डिग्री 55 डिग्री और 60 डिग्री का पूरक कोण बताइए, पूरक कोण बताइए। ठीक है, इसका आंसर बना के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं संपूरक कोण की। उसी प्रकार संपूरक भी निकालते हैं, जैसे पूछेगा 60 डिग्री का संपूरक बताइए, 60 डिग्री का संपूरक कोण बताइए। पूरक मतलब होता है 90 डिग्री, संपूरक मतलब होता है दो कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। 60 डिग्री का संपूरक पूछेगा तो 180 में से 60 को माइनस कर देंगे, तो कितना डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री। या नहीं तो 60 में क्या जोड़े कि 180 आ जाएगा, तो 120 जोड़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 68 डिग्री का संपूरक बताइए, 68 डिग्री का संपूरक बताना है, संपूरक कोण बताना है। तो संपूरक के लिए क्या बताए थे, 180 में माइनस करके देखिए, 68 डिग्री माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया तो 7 में 6 गया 1, ठीक है, 112 डिग्री, 112 डिग्री, यानी 68 डिग्री का संपूरक कोण कितना डिग्री होगा, 112 डिग्री होगा। ठीक है, इसका भी होमवर्क दे दे रहे हैं, आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लिखिए। ठीक है, 54 डिग्री, 80 डिग्री, 105 डिग्री का संपूरक कोण का मान निकाले। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज नहीं ज्यादा पढ़ेंगे, नहीं हो पाएगा आज। ठीक है, आगे अब इसका जो भी क्वेश्चन बचा है आगे दूसरे पार्ट में इसको करके खत्म करेंगे, एक दिन में संभव नहीं है। ठीक है, आज के लिए रखते हैं इतना ही। जो क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं उसको आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।